हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है वैदिक युग, है ना। लास्ट दो टॉपिक हमारे हो चुके हैं। कौन कौन से टॉपिक हो चुके हैं? पहला टॉपिक हो चुका है हमारा पाषाण काल, जिसमें से दोनों हो चुके पुरापाषाण, मध्यपाषाण, नवपाषाण। तीनों कालों के बारे में हम लोग सब कुछ जान चुके। कौन से हथियार क्या यूज होते थे, कैसा समाज था, कैसे रहते थे, जीवन यापन क्या था, किस किस स्थान से क्या इनके साक्ष्य मिले हैं, पुरातात्विक साक्ष्य मिले हैं। ठीक। दूसरा आया है हमारा हड़प्पा सभ्यता। ये टॉपिक भी हमारा A to Z कंप्लीट हो गया। कहाँ से क्या मिला है, क्या सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक जीवन इनका था, और मूर्ति, चित्रकला, स्थापत्य, सब चीज इनके बारे में, नगर नियोजन, पूरी हम लोग डिटेल में पढ़ चुके हैं। दोनों वीडियो आपके अवेलेबल है। तीसरा जो मैंने बताया था, तीसरा आता है, एक छोटा सा काल आता है ताम्रपाषाण, है ना। उसके बारे में मुश्किल से 4 से 6 फैक्ट्स हैं। वैदिक काल के बाद में उसको कराऊंगा, ठीक है। चौथा काल जो आता है वैदिक काल। वैदिक से आप लोग सभी लोग परिचित होंगे। क्या है? हिंदू धर्म में ये हम लोग मानते हैं, वेदों को सबसे ज्यादा पवित्र मानते हैं, और ये मानते हैं कि हमारे सारे ग्रंथों की उत्पत्ति वेदों से हुई है। ठीक है। तो वैदिक काल, इसको 2 भागों में विभाजित किया गया। पहला ऋग्वैदिक काल और दूसरा उत्तर वैदिक काल। उत्तर मतलब बाद का, उत्तर वैदिक काल। अब क्या हुआ था ऋग्वैदिक काल में? ऋग्वैदिक काल को माना जाता है 1500 से 1500 BC, मतलब ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक आपका क्या था? ऋग्वैदिक काल था। और 1000 ईसा पूर्व से 600 BC, मतलब ईसा पूर्व तक क्या था अपना? उत्तर वैदिक काल था। ये तो हो गया वैदिक काल के बारे में जानकारी। 2 भागों में विभाजित है। अब इसमें क्या था, पहले जब आप अपना ऋग्वैदिक काल आया था तो ऋग्वेद की रचना हुई थी। अब किसने की? अनजान है। कई लोग बोलते हैं अपौरुषेय है, मतलब किसी पुरुष ने रचना नहीं की। ठीक। और लेकिन ये क्या हुआ, रचना हो गई, लोगों को याद हो गई। अब वो पीढ़ी दर पीढ़ी क्या करते थे, एक दूसरे को सुना के रटवा देते थे अपने बच्चों को। ऐसे ये चलता रहा, कोई ग्रंथ नहीं लिखा गया था, पीढ़ी दर पीढ़ी ये ट्रांसफर होती रही। तो ये हुआ ऋग्वैदिक काल। फिर जो दूसरा काल आया 1000 ईस्वी के बाद, उसको बोलते उत्तर वैदिक काल। इस उत्तर वैदिक काल में रचना हुई है आपकी और सारे ग्रंथों की। ऋग्वेद के बाद सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, इनकी भी रचना इसी काल में हुई है। ठीक है। इसके बाद ब्राह्मण ग्रंथ, इन पे कुछ ब्राह्मण लिखे गए कि इनका, ऋग्वेद में क्या है, सूक्त है, कुछ नियमाचार है, लेकिन इसके कर्मकांड वाला पार्ट कहाँ है? ब्राह्मण ग्रंथों में। कि उसमें ऋग्वेद में अगर लिख दिया गया कि आपको यज्ञ करना चाहिए, तो यज्ञ कैसे करना चाहिए, इसकी चर्चाएं मिलेंगी आपको जो ब्राह्मण ग्रंथ होंगे। ब्राह्मण ग्रंथों के बाद आपका आ जाएगा आरण्यक। इसका मतलब, आरण्य का मतलब जंगल है, तो आरण्यक का मतलब जंगल में जाके उस पर जो भी आपको करना है, भक्ति वगैरह वो। फिर उपनिषद। जब इतना सारा कर्मकांड, भक्ति और जटिलताएं आ जाएंगी धर्म में, फिर लोग क्या करेंगे? तत्व मीमांसा की बात करेंगे। तत्व मीमांसा, व्यक्ति को केंद्र में रखेंगे, बोलेंगे ऐसा नहीं है कि सिर्फ इसी से ही चीजें चल रही हैं, और वो उसके धर्म का ना एक वैसा स्वरूप लेके आएंगे जिसमें व्यक्ति की इच्छाएं ज्यादा महत्व मिलेगा, व्यक्ति के जीवन को ज्यादा महत्व मिलेगा, और उसको बताया जाएगा कि कर्मकांड वगैरह, आडंबर वगैरह ज्यादा मायने नहीं रखते। तो ये हो गए उपनिषद, गुरु के समीप बैठ के सुनने वाली चीजें। तो उपनिषद ग्रंथ भी हर वेद के होंगे। ये सारे आपके उत्तर वैदिक काल में होंगे। तो ऐसे करके हम लोग 1 by 1 पढ़ेंगे, और ये आपको याद करने पड़ेंगे कौन से काल में क्या हुआ, किस वेद की रचना हुई, उसके कौन से भाग की हुई, उसका ब्राह्मण ग्रंथ क्या था, उसका आरण्यक क्या था, उसके उपनिषद क्या थे, यही सब पूछे जाते हैं वैदिक काल। फिर थोड़ा डिटेल में जाओ PCS और उसके ऊपर के स्तर पे, तो सामाजिक जीवन पूछ लेते हैं, राजनीतिक पूछ लेते हैं, आर्थिक पूछ लेते हैं, है ना, सांस्कृतिक पूछ लेते हैं, कैसी सभ्यता थी क्या, वो हम पूरा डिटेल में चर्चा करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं, ऋग्वैदिक काल से शुरू करते हैं हम लोग। ये वीडियो आज केवल ऋग्वैदिक काल का है, नेक्स्ट वीडियो हम उत्तर वैदिक काल पढ़ेंगे। तो
वैदिक युग माना जाता है 1500 से 600 बीसी। इसमें दोनों आ जाते हैं, ऋग्वैदिक और उत्तर वैदिक। 1500 से 1000 मैंने बताया, आपका क्या आ जाएगा ऋग्वैदिक, 1000 से 600 उत्तर वैदिक। अब इसके कुछ साक्ष्य मिले हैं। 1600 बीसी का एक साक्ष्य मिला है कस्सी अभिलेख, जो कहाँ मिला है, इराक में। दूसरा मिला है 1400 बीसी, 1400 ईसा पूर्व का साक्ष्य मिला है मितन्नी अभिलेख, जो कहाँ मिला है, सीरिया में। और तीसरा साक्ष्य मिला है 1400 बीसी का ही बोगज गोई का अभिलेख। ये तीनों अभिलेख में आर्य शब्द का प्रयोग किया गया है, और ये तीनों स्थान कहाँ है आपके, मिडिल ईस्ट में। कहाँ, मिडिल ईस्ट, मध्य एशिया में। तो ये बोला गया है कि आर्य कहाँ से आए थे, मध्य एशिया से। मैक्स मूलर एक था, उसने भी ये बोला है, ठीक है, कि आर्य कहाँ से आए थे, मध्य एशिया से भारत आए। अब आ जाते हैं वैदिक देवताओं के नामों का उल्लेख। ये ज्यों के त्यों क्वेश्चन आते हैं, तो इसलिए मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा है, और ये लिखा है कि लिख दिया शॉर्ट फॉर्म में, लेकिन आपको समझा रहे हैं डिटेल में, तो समझ लो, फिर उसको शॉर्ट फॉर्म में नोट कर लो, कि बल्कि नोट भी ना हो और समझ पूरी बनी रहे। तो 4 देवताओं के नामों का उल्लेख किया गया है, किसमें, ऋग्वेद में। इंद्र, वरुण, मित्र, नासक। इंद्र क्या थे आपके, पुरंदर बोला जाता, किलों के देवता थे, बरसात के देवता थे, है ना, इंद्र हो गया। वरुण क्या थे आपके, जल देवता थे, वनस्पति के देवता थे, तो वरुण हो गए। मित्र थे एक देवता। नासक चिकित्सा देवता थे आपके, अश्विन, ठीक है। तो ये मेन देवता थे आपके। इसके बाद ऋग्वैदिक साहित्य पे बात कर लेते हैं, जो पूछे जाते हैं, जिससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हम लोग मेनली वो पार्ट ज्यादा कर रहे हैं, ठीक है। और इसमें सब कुछ ऐसा नहीं है कि मेनली पार्ट कर रहे हैं, इसमें आपका सब कवर, इससे बाहर कुछ नहीं आता। बहुत एग्जाम में मैंने देख लिया, इससे बाहर कुछ आपका आएगा नहीं। थोड़ा सा बता देते हैं इस सभ्यता के बारे में। जो हड़प्पा सभ्यता थी, उसके बाद सभ्यता आई थी। हड़प्पा सभ्यता क्या थी, शहरी सभ्यता थी, है ना। यहाँ पे उद्योग और व्यापार उत्तम थे। इस सभ्यता में क्या था, ये ग्रामीण सभ्यता थी। यहाँ पे पशुपालन और कृषि प्रमुख थी, है ना। पशुपालन और कृषि ज्यादा होता था, यहाँ पे उद्योग व्यापार उतने ज्यादा नहीं थे फेमस। तो ये उसमें मेन अंतर था। अब ऋग्वैदिक साहित्य में आ जाते हैं। श्रुति साहित्य बोला जाता है, ठीक है। 4 वेद है, सबको पता है। ब्राह्मण इसके बता देता हूँ। 4 वेदों के ब्राह्मण होंगे, फिर आरण्यक होंगे, और फिर उपनिषद होंगे। आरण्यक जो है वो रहस्यवाद को वो करते हैं, संकेत देते हैं, रहस्यवाद के ग्रंथ हैं। तत्व मीमांसा ग्रंथ कौन से, उपनिषद जो है आपके, वो तत्व मीमांसा। फिर आते हैं वेदांग, वेदों के अंग। कुछ वेदों के अंग बनाए गए, वो होते हैं वेदांग। 6 अंग है, षडांग, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिष, ठीक है। ये वेदांग होगा। अब वेदों के कुछ उपवेद भी बनाए गए, तो उन उपवेद पे बात कर लेते हैं। आयुर उपवेद है एक, औषधि से संबंधित है। एक आपका उपवेद है सिल्क, ठीक है, जो मूर्ति से संबंधित है। तीसरा है गंधर्व उपवेद, जो संगीत से संबंधित है। चौथा धनुर्वेद, जो युद्ध से संबंधित है। अब पहले वेद पे आ जाते हैं। फर्स्ट वेद था हमारा ऋग्वेद। वेदों में जो वर्णन है, उसी आधार पर हम इस वैदिक युग का विश्लेषण करते हैं। तो मेनली वेद ही है, तो वेद पे आते हैं। ऋग्वेद ब्राह्मी लिपि में लिखा गया है। हिंदी की जो वन ऑफ द प्रमुख लिपि थी स्टार्टिंग की, वो ब्राह्मी लिपि ही थी, संस्कृत से जन्मी थी। तो ये ऋग्वेद क्या है, संस्कृत की है मेनली लिपि, ठीक है। ब्राह्मी लिपि में लिखा गया, संस्कृत में पूरी तरह। 10 मंडल हैं इसके, और 1028 सूक्त हैं। अब जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो आ जाओ। ये तीनों फैक्ट हैं जहां से क्वेश्चन बनते हैं, और अगर वैदिक युग से हो तो यहाँ से क्वेश्चन आ ही जाता है। तो तीसरे मंडल में आपका क्या मिलेगा, गायत्री मंत्र मिलेगा। 7वें मंडल में वशिष्ठ का दासराज युद्ध मिलेगा, जो कहा, परुष्णी नदी। अभी बताएंगे परुष्णी किसे बोलते थे। परुष्णी नदी के किनारे, रावी नदी के किनारे क्या लड़ा गया था, ठीक है। इस युद्ध में भरत जो कबीला था उसकी जीत होगी, राजा भरत का नाम सुना होगा, और वहीं से ही फिर आगे राजवंशी परंपरा शुरू हुई। 10वें मंडल में पुरुष सूक्त में, 10वें मंडल में एक सूक्त है पुरुष सूक्त। इसके पुरुष सूक्त में वर्ण व्यवस्था का वर्णन है कि एक परम पुरुष के 4 अंगों से चारों वर्णों का क्या हुआ, जन्म हुआ है। तो ब्राह्मण हुआ मुख से होगा, क्षत्रिय होगा भुजाओं से होगा। इस तरीके शूद्र सबसे निचला माना गया।
तो इन्होंने यहाँ से व्याख्या कर दी, ईश्वर से जोड़ दिया वर्ण व्यवस्था को। ठीक है, तो इस तरीके 10वें मंडल की, ये 10वें मंडल सबसे लास्ट में मतलब उत्तर वैदिक काल में जोड़ा गया। अब इसके ऋग्वेद के मैं बोला ना, कोई वेद होगा, वेद के बाद उसके ब्राह्मण ग्रंथ होंगे उसी वेद के, जो उस वेद से रिलेटेड होंगे। तो इसका जो ब्राह्मण ग्रंथ होगा तो इसका कर्मकांड इसमें लिखा गया होगा। फिर आरण्यक, इसका रहस्यमयी ग्रंथ होगा, वो आरण्यक होगा। फिर उपनिषद होगा, ऐसे चलेंगे। तो इसका हम लोग पढ़ लेते हैं ब्राह्मण ग्रंथ। ये डायरेक्ट पूछा जाता है ऋग्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ कौन से हैं या किसका ब्राह्मण ग्रंथ है। तो इसके ब्राह्मण ग्रंथ दो हैं, ऐतरेय और कौशिक। ये सबसे पुराना है आपको, ऐतरेय कौशिक की। आरण्यक भी इसके कौन से, ऐतरेय कौशिक की। उपनिषद ग्रंथ का नाम भी क्या है, ऐतरेय कौशिक की। और जो ऋग्वेद को पढ़ता है उसको बोलते हैं होत। ठीक है, तो ऋग्वेद को जो पढ़ता है उसको बोलते हैं होत। इस तरह से इंद्र का मैंने बताया था, इंद्र के बारे में पुरंदर है ना। और ऋग्वेद से एक शब्द लिया गया, उस शब्द का नाम है आसतो मां सद गमय। बहुत जगह लिखा देखते होगे, ये शब्द आपका कहां से लिया गया, ऋग्वेद से। ठीक, अब दूसरे वेद पे बात कर लेते हैं, ये सामवेद। सामवेद का ब्राह्मण, दो ब्राह्मण इसके, तांडव और जैमिनी। ठीक है, इसके आरण्यक हैं दो, एक है छांदोग्य, दूसरा है जैमिनी। ठीक है, और उपनिषद भी इसके दो हैं, छांदोग्य जैमिनी। केवल यहाँ अंतर है, तांडव यहाँ चेंज हो रहा है, फिर छांदोग्य जैमिनी, छांदोग्य जैमिनी, छांदोग्य जैमिनी। और छांदोग्य जो है आपका सबसे पुराना है, ये जो आपका है ना ब्राह्मण ग्रंथ नहीं, आरण्यक। आरण्यक और उपनिषद जो छांदोग्य है आपका, वो सबसे पुराना। इसमें कृष्ण भगवान की चर्चा होती है, देव की पुत्र कृष्ण की चर्चा होती है किसमें, छांदोग्य में। अब आ जाते हैं हम लोग यजुर्वेद पे। यजुर्वेद के दो पार्ट हैं, एक पार्ट है कृष्ण यजुर्वेद, ये बीपीएससी में बहुत बार पूछा गया, बहुत सारे पीसीएस में भी पूछा जाता है कृष्ण यजुर्वेद। और छोटे एग्जाम वाले तो ये समझो आपके तो 1 लाइनर्स हैं, आपका तो सारा पार्ट ही आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आपके हिसाब से ही हो रहा है काम। दूसरा है शुक्ल यजुर्वेद, शुक्ल यजुर्वेद। ठीक है, कृष्ण यजुर्वेद, शुक्ल यजुर्वेद। ठीक, ये इसके दो पार्ट हैं। जो आपका शुक्ल यजुर्वेद है, इसको बोला जाता है वाजसनेयी संहिता। ये क्वेश्चन डायरेक्ट बनता है, वाजसनेयी संहिता बोला जाता है आपका शुक्ल यजुर्वेद को। ठीक है, इसके दो ब्राह्मण ग्रंथ हैं, एक शतपथ, दूसरा तैतरीय। पुनर्जन्म का सिद्धांत जो है आपका किसमें है, शतपथ में। ठीक है, शतपथ ग्रंथ में क्या पुनर्जन्म के सिद्धांत की चर्चा हुई है। बृहदारण्यक, बृहदारण्यक जो उपनिषद है वो सबसे बड़ा उपनिषद है, बृहदारण्यक उपनिषद। सबसे छोटा उपनिषद कौन सा है, मांडूक। मांडूक उपनिषद क्या होगा, सबसे छोटा होगा, बृहदारण्यक सबसे बड़ा। तैतरीय उपनिषद है एक। ठीक है, तैतरीय उपनिषद भी यजुर्वेद का ही है। तो उसमें क्या है, अधिक अन्न उपजाऊ की बात की गई। तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाते हैं, अधिक अन्न उपजाऊ की बात किस उपनिषद में की गई, क्वेश्चन हो गया आपका। अब आ जाते हैं हम लोग अथर्ववेद पे। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन यहाँ से बहुत बनते हैं। जादू टोना यज्ञ औषधियों का वर्णन अगर पूछा जाए किस वेद में किया गया है, तो अथर्ववेद में। फिर एक शब्द बोला जाता है सभा और समिति, अभी पढ़ोगे आगे चल के। सभा और समिति होती थी दो चीजें। जो आपकी सभा होती थी वो क्या करती थी, न्याय निर्णय करती थी। जो समिति होती थी वो राजा का चुनाव करती थी कबीले के। तो सभा और समिति को प्रजापति की पुत्रियां बताया गया कि इसमें अथर्ववेद में। फिर ब्राह्मण इसका क्या था, गोपथ। इसके ब्राह्मण एक ही ब्राह्मण है जिसको बोलते हैं गोपथ। उपनिषद इसके क्या है, मुंडकोपनिषद, जिसमें सत्यमेव जयते जो शब्द लिया गया वो कहां से, मुंडकोपनिषद से। मुंडकोपनिषद से कौन सा शब्द लिया गया, सत्यमेव जयते। ये हर जगह लिखा देखते होंगे, वो इस उपनिषद से। मांडूक उपनिषद मैं बता चुका हूँ, ये सबसे छोटा उपनिषद है, मांडूक उपनिषद। फिर एक चीज आती है अपने धर्म में, देखा होगा हिंदू धर्म में 4 आश्रमों की चर्चा होती है, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास। तो 100 आदमी की उम्र उस टाइम पे 100 वर्ष मानी गई थी। तो 25-25 साल के 4 आश्रम इन्होंने बना दिए कि जो स्टार्टिंग का आश्रम होता है वो पढ़ाई का होता है, उसमें ब्रह्मचर्य पालन करना चाहिए। 25 से 50 में गृहस्थ जीवन जीना चाहिए आदमी को,
50 से 75 में आदमी को व्यस्त जीवन से धीमे धीमे अलग होना शुरू हो देना चाहिए, वानप्रस्थ आश्रम में आ जाना चाहिए, भक्ति का ध्यान, और 75 या 100 में पूरा संन्यास ले लेना चाहिए। ठीक है, अब बात कर लेते हैं वैदिक जनजीवन पे। तो वैदिक जनजीवन कैसा था? वैदिक में क्या होता था? सबसे पहले एक संस्था थी कुल। कुल अभी भी होता है, घर को बोलते हैं, या ग्रह। कुल हो गया, फिर क्या होता था? ग्राम, और कई ग्रामों का समूह बनता था क्या? विश्व। उसके बाद बनता था, विश्व से बनता था क्या? जन। आगे चल के जन बनेगा क्या? जनपद, और जनपद आगे चल के बनेगा महाजन। इसको बड़े अच्छे से याद कर लो। ये क्या है? तुम्हारी इकाइयां हैं, प्रशासनिक इकाइयां हैं। कुल आपका घर हो गया, इससे कुल को ग्रह ही बोलते थे, कुल का ही ये रूप है। ग्रह से आपका ग्राम आ जाता था, गांव आ गया। कई गांवों का समूह विश्व बनाता था, कई विश्वों का समूह जन बनाता था। जन मिलके कई जनपद बनाते थे, और कई जनपद मिला के महाजनपद। ये राज्य का बात हो रही है, मतलब ये क्षेत्र या राज्य की। अब बोलते हैं राजा को बोला जाता था जनस्य गोपा। ग्रामीण अर्थव्यवस्था थी, मैं बता चुका हूं। और जैसा कि मैंने बताया, हड़प्पा समाज क्या था? मात्र सत्तात्मक। ये वाला समाज क्या है आपका? पितृ सत्तात्मक समाज था। तो ये सामाजिक विशेषताएं बता रहा हूं, अभी ध्यान से सुनते रहो। ठीक है, दास राज। इसके बाद पंचजन की बात हुई है आपकी, वेद जो है उसमें पंचजन की बात हुई है। तो उन पंचजन की बात करते हैं। अनु, यहां लिखे देता हूं, अगर नहीं लिख रहा आप लोग को। अनु, यदु, पुरु, दस्यु, तुर्बस। ठीक है, पंचजन की बात हो गई। रत्नन किसको बोला जाता था? प्रमुख अधिकारी। प्रमुख अधिकारियों के समूह को क्या बोला जाता है? रत्न। दास राज युद्ध जो हुआ था, मैंने बताया था पहले, है ना? परुष्णी नदी, इसको परुष्णी नाम किसने दिया था? ये रावी नदी का नाम है। परुष्णी, शतुद्री, वितस्तास्कनी, ये सारे नाम बताऊंगा। इसको बोला जाता था सप्त सैंधव प्रदेश। सप्त सैंधव प्रदेश क्या होता था? 7 नदियों का समूह था, जिसमें झेलम, चेनाब, रावी, सतलज, ब्यास, सिंधु और सरस्वती। ये पंजाब में सारी नदियां पड़ती थी। पंजाब बॉर्डर पे जाके पाकिस्तान तरफ चली जाती है। ठीक है, इसको बोला जाता था बितस्ता, इसको अस्कनी, इसको परुष्णी, इसको शतुद्री, और इसको बिपाशा। ब्यास को बिपाशा। सिंधु सिंधु थी, ये नदी तमा, देवी तमा, ये नदियों की माता बोला जाता। सिंधु नदी, ये सरस्वती नदी। इस तरीके से इसको सप्त सैंधव प्रदेश बोला जाता है, जहां आर्य रहते थे या ऋग्वैदिक आर्य रहते। तो दासराज युद्ध जो हुआ था, 7वें मंडल में इसका वर्णन है, हम लोग चर्चा कर चुके हैं। राजा सुदास के बीच हुआ था। ठीक है, भरत कबीले के थे, तो इनकी जीत हुई थी। दास प्रथा का यहाँ पे प्रचलन था, बिल्कुल था। ऋग्वैदिक काल की बात हो रही है, उत्तर वैदिक काल में हम लोग बाद में जाएंगे। अब स्त्रियां यहाँ की, मतलब स्त्रियों की दशा क्या थी? तो अभी तक स्त्रियों की दशा कुछ ज्यादा खराब नहीं हुई थी, बहुत अच्छी थी। सभा समिति में स्त्रियां भाग लेती थी, राजनीतिक कार्यों में भाग लेती थी, शिक्षा में भाग लेती थी। ये नाम बता रहा हूँ कुछ: अपाला, घोषा, सिक्ता, लोपामुद्रा, निबावरी। ये सारी स्त्रियां जो थी आपकी ऋग्वैदिक काल में थी, जो बहुत ही फेमस, अभी भी हम लोग जानते हैं, बहुत ही विदुषी महिलाएं थी। फिर उत्तर वैदिक काल में 3 महिलाएं आ जाएंगी: गार्गी, मैत्री, सुबला। ये उत्तर वैदिक काल में रहेंगी, ये भी बहुत ही विदुषी महिलाएं रहेंगी। तो ये हम लोग उत्तर वैदिक काल में चर्चा। पुनर्विवाह प्रथा यहाँ पे क्या थी? प्रचलित थी। नियोग प्रथा भी एक प्रचलित थी कि आप किसी के साथ भी जाके संबंध बना सकते हैं। बहुपति विवाह भी था, मतलब स्त्रियों की दशा इतनी सही थी कि एक स्त्री कई पति रख सकते हैं। निष्क, स्वर्ण का आभूषण को निष्क बोलते थे। अयस, कांसे या तांबे को बोला जाता था। रुक्म, गले के हार को बोला जाता था। ठीक है, ये सारी टर्मिनोलॉजी, जो यहाँ पे तथ्य लिखे हैं, कहीं समझ में नहीं आ रहा आप कमेंट कीजिए। कोई टॉपिक समझ में नहीं आया, फिर से हम उसको कराएंगे और डिटेल में कराएंगे। अगर कहीं दिक्कत हो रही है और भी आवाज सुनने, साउंड में कोई प्रॉब्लम आ रही है, आप उस पर कमेंट में बताइए कि साउंड में दिक्कत है, क्या दिक्कत है।
लिखा हुआ नहीं दिखाई दे रहा उसको बताइए, हम उसको सुधार करें। जो भी प्रॉब्लम, सिंपल सा एकमात्र एजेंडा क्या है कि आपको A to Z जो यहाँ पे हो गया वो टॉपिक आपका कवर हो। कोई भी एग्जाम देने जाओ गारंटी के साथ, अगर जीएस में आ रहा है उस टॉपिक से आ रहा है तो वो आपका क्वेश्चन होना चाहिए, दैट्स इट। तो जो भी प्रॉब्लम, जेन्युइन प्रॉब्लम आप बताइए, हम उसको दूर करेंगे, ठीक। चांदी तथा लोहे का उल्लेख नहीं मिला है। लोहे का उल्लेख कब मिलेगा? उत्तर वैदिक काल में लोहे का आविष्कार होगा, बहुत ज्यादा तीव्र गति से फिर विकास शुरू हो जाएगा, तो उसकी हम चर्चा बाद में करें। गाय को अघन्या बोला जाता था। गाय सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जानवर था जिसको अघन्या, ना मारने योग्य, हत्या न करने योग्य माना जाता था। चावल, मछली तथा नमक का उल्लेख नहीं है। मनोरंजन के लिए क्या करते थे? पासा खेलते थे, डांस करते थे, संगीत बजाते थे, घोड़दौड़ और रथ दौड़, ये सारे मनोरंजन के साधन थे। हाथी तथा बाघ का उल्लेख नहीं है। एक एक चीज लिख लेना, रिपीट करना उसको और रिवाइज करना, ठीक है। हल को, ये इंपॉर्टेंट चीज नहीं मैंने लिख दिया कि कुछ छूटे ना, कभी कभार पूछ देते हैं। तो हल को क्या बोला जाता था? लोगल। बैल को ब्रक, खेत को क्षेत्र, उपजाऊ भूमि को क्या बोला जाता था? उर्वरा। सबसे महत्वपूर्ण जो दो फसलें थी उनको बोला जाता है जौ और जौ। ये क्वेश्चन बन जाता है कि वैदिक काल में सबसे महत्वपूर्ण फसलें कौन सी थी? तो जौ, जिसको यौ बोला जाता है, जौ को ही यौ, यही एक सबसे महत्वपूर्ण फसल थी। विदेश व्यापार के साक्ष्य नहीं मिले इस काल में। मैंने बोला व्यापार ज्यादा इंपॉर्टेंट था, जिस काल में जो इंपॉर्टेंट था वो था पशुपालन और कृषि। बाद में जाके कृषि का और ज्यादा विकास हुआ। तो इस वीडियो अभी के लिए इतना ही। जैसा कि मैं हर वीडियो में बोलता हूँ, इसको शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए पहले तो, अगर देख रहे हो आप वीडियो, फिर इसके बाद शेयर भी कीजिए। आगे जो भी प्लान है सबकी हेल्प हो जाएगी, क्योंकि ये हम जो मटेरियल आपको दे रहे हैं, आप कितनी भी बेस्ट कोचिंग में पढ़ लो, हमारा तो बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है। ये 3 से 4 कोचिंगों का आपको सार दे रहे हैं, एक समरी, वो भी उस एक्सपीरियंस बेस पे दे रहे हैं कि जो फालतू की चीजें उनको क्या किया, डिलीट मार दिया, कि फालतू की चीजें बढ़ाएंगे अभी। तो देखो आपका कई यूट्यूब चैनल वाले, टेलीग्राम लिंक में उनके जाओ, एक एक टॉपिक की, छोटे से टॉपिक की वो 50 पेज की दे देते हैं। पढ़ते रहो, वन लाइनर रखते रहो, कोई मतलब नहीं है, आना एक भी नहीं है। यहाँ पे जो भी बताया, जो भी आएगा आपका इसके अंदर से आना है, कम शब्दों में पूरा डिटेल में समझा है। तो बस सबका, जिसका भी भला हो जाए, आप लोग आगे बढ़ाते रहिए। जिसको भी लेना है एजुकेशन, तो ऐसी चीज है कि जो भी इसको पढ़ेगा उसका कहीं ना कहीं मानसिक विकास भी होगा और एग्जाम भी निकलेंगे। तो अभी के लिए इतना ही, थैंक यू।